हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जी के पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी, ईपीएफओ आने वाले एग्जाम हैं जो ईपीएफओ, यूपीएससी और एचसीएस में यहाँ से कई बार क्वेश्चन डाले गए हैं और अब की बार भी पूरी पॉसिबिलिटी है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है और जो चार्टर एक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाया गया था। पहले तो हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि ये एक्ट लाया क्यों गया था। ये एक्ट लाया क्यों गया था? जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का जब बैटल हुआ 1764 में, उसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी होती है 1765 में। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश फोर्सेस ने जो कंबाइंड फोर्सेस थी किसकी, नवाब ऑफ बंगाल और अवध के नवाब और मुगल फोर्सेस को कंबाइंडली सबको हरा दिया था। जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई है 1765 में, इसके बाद क्या हुआ और किसके बीच में हुई थी ये? ब्रिटिश और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के बीच में हुए थे। शाह आलम सेकंड के बीच में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? नंबर 3, इसके बाद क्या हुआ था? जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मॉडर्न डे उड़ीसा के दीवानी राइट्स, दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, उसके बारे में आगे जानेंगे। दीवानी राइट्स क्या होता है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी जो राइट्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। दीवानी राइट्स किसके पास आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। तो इससे क्या हुआ? जो दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, जो राजस्व इकट्ठा करना, दीवानी राइट्स का मतलब है रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट हैं वो किसके पास आ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हो गए। इसका फ़ायदा उठाते हुए क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? जो बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसको लागू कर दिया। ड्यूल गवर्नमेंट, उसके बारे में जानेंगे, ये आई होप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दीवानी राइट्स के बारे में अच्छे से जानेंगे और ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम जो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम है, वही असली वजह थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने की ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। अब देख लेते हैं ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। जो दीवानी राइट किसके पास चले गए थे? ब्रिटिश के पास या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। दीवानी राइट किसके पास? दीवानी राइट्स किसके पास आ गए थे? EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए थे। साथ में इसी के मौके का फ़ायदा उठाते हुए, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसका फ़ायदा उठाते हुए जो निजामत राइट्स हैं, वो निजामत का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन
को संभालने के लिए वो क्या किया, उन्होंने बंगाल के नवाब के पास रहने दिए। लेकिन इनडायरेक्टली क्या हुआ, जो मीर जाफ़र थे उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफ़र, जो इलाहाबाद की संधि के बाद उनको फिर से बना दिया गया था, दूसरी बार बने थे नवाब ऑफ बंगाल। तो क्या हुआ, इसके पास निजामत के राइट्स रख दिए गए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इनडायरेक्टली एक पोस्ट क्रिएट की, डिप्टी सूबेदार या नायब सूबेदार की पोस्ट क्रिएट की, जो नवाब के बिहाफ पे क्या करेगा, नवाब के बिहाफ पे जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगा। लेकिन उसको अपॉइंट कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करेगी। ठीक है, इससे जो मीर जाफ़र या जो नवाब ऑफ बंगाल है उसका कुछ काम नहीं रह गया था, बस वो नाम मात्र का ही नवाब ऑफ बंगाल हो गया था। और जो सारा कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके पास आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था। इससे क्या हुआ, जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो मनमाने ढंग से, लैंड रेवेन्यू हो गया या दूसरा रेवेन्यू हो गया, उसको कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट मनमाने ढंग से अपने लिए काम करने लगी। कहीं पे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, और जिससे क्या हुआ, जो बंगाल की आई होप आपने नोट कर लिया होगा, डिप्टी सूबेदार, पहले बात तो डिप्टी सूबेदार के बारे में बात कर लेते हैं। डिप्टी सूबेदार, ठीक है, जो ये पोस्ट क्रिएट की गई थी ये लॉ एंड ऑर्डर को देख रही थी, लेकिन इसका कंट्रोल किसके पास था, डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। दोनों चीज़ क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। वो दोनों चीज़ कर रहे हैं, अपने ढंग से काम कर रहे हैं, मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, और मनमाने ढंग से लूट मचा रहे, एकदम प्लंडर मचा दिया था। पूरी जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, वहाँ की जो आम लोग थे, जनता थी, खासकर मीर जाफ़र नवाब भी बहुत परेशान थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। मनमाने ढंग से गिफ्ट लिए जा रहे हैं, गिफ्ट का मतलब ब्राइब ली जा रही है, मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है, जिसका काम करना है उसके काम करने के लिए पैसे लिए जा रहे थे गिफ्ट के नाम पे। तो ऐसा हुआ था, और क्या हुआ, जिससे वहाँ की जनता और बहुत परेशान हो गई थी। और 1769 में फेमाइन आया बंगाल में, फेमाइन आया, जिसने क्या किया, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो बंगाल की थी वो ख़त्म हो गई थी। किसके कारण, ये फेमाइन के कारण। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन मायने रखता है उस टाइम पे, जो ख़त्म हो गई थी, लोग मर गए थे। इसके कारण जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसमें खूब हो हल्ला हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर हैं, जो भी हैं, वो तो बड़े फल फूल रहे हैं, यहाँ पे आके बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन जो बंगाल इतना रिच प्रोविंस है होने के बाद भी वहाँ की जनता को जो इतना दुख सहना पड़ रहा है। और 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इस फेमाइन के कारण जो मर गई थी। उस टाइम पे बंगाल की 1/3 ऑफ पॉपुलेशन मायने रखती है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफ़ी हंगामे हुए थे। तो क्या हुआ, ये सब शांत हो गया। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड का लोन लिया। 1 मिलियन पाउंड का लोन के लिए अर्जी दी, किसके पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा, यार ये चल क्या रहा है, पूरा प्लंडरिंग चल रही है और कंपनी के पास पैसे नहीं, पैसे जा कहाँ रहे हैं, और इतना रिच प्रोविंस होने के बाद भी पैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए इस जो रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में लाया गया था कि भाई ये चल क्या रहा है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये क्या गदर मचा रखा बंगाल में। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो आपको सबकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि
सबसे पहला पॉइंट, जब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बन रहा था तो क्या हुआ 1773 बन रहा था तब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भाई आप हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, जैसे ये हमारी जीती हुई टेरिटरी है, हम जैसे राज करना चाहें वैसे करेंगे, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोला। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक वो क्या नाम है रीज़न दिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रीज़न दिया है कि जब तुम्हारे कर्नेटिक वॉर चल रहे थे फ्रांस के साथ, तो ब्रिटिश रॉयल नेवी ने या ब्रिटिश रॉयल आर्मी ने आपका साथ दिया था। तो और जो आपको कमर्शियल राइट्स हैं 1600 में किसने दिए थे? क्राउन ने दिए थे, जो राजा होता है उसने दिए थे, ना कि तुम अपने आप ही वहाँ चले गए थे। और हमने किसी भी यूरोपियन गवर्नमेंट को और किसी यूरोपियन दूसरी कंपनी को वहाँ पे जाने नहीं दिया, आपके लिए मोनोपोली क्रिएट करके रखी है। तो इसी कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को मानना पड़ा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया, जिससे क्या हुआ, जिसका मेन फोकस किस चीज़ पे था? रिमूव करप्शन, जिसका मेन फोकस यही था उसको लाने का कि रिमूव करप्शन फ्रॉम EIC। ठीक है, EIC से क्या कहा है? करप्शन को रिमूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो अबोलिश किया गया, किसको? ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम को अबोलिश कर दिया। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम को जो बंगाल में चल रही थी उसको अबोलिश का मतलब ख़त्म कर दिया गया, सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 पॉइंट के बारे में, जो रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया था, जो इम्पोर्टेंट है। जो गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर ऑफ बंगाल, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बाद क्या हुआ? जो इसी के बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया था, जो प्रेसिडेंसी थी किस कहाँ की? मद्रास और बॉम्बे, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी वो सबऑर्डिनेट हो गई किसके? जो प्रेसिडेंसी है बंगाल की। अब क्या हुआ? जो गवर्नर थे मद्रास के, बॉम्बे के जो गवर्नर थे, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक, इसको अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया था। लेकिन जो पीस और वार की ट्रीटी होती थी वो बिना किसकी सहमति के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहमति के नहीं हो सकती थी। ठीक है, इसके बाद ऐसा लागू कर दिया गया। एक इंटरेस्टिंग, इससे मुझे एक इंटरेस्टिंग सा इससे मुझे इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा याद आया। 1776 में पुरंदर की ट्रीटी हुई थी। पुरंदर की ट्रीटी हुई थी किसके बीच? मराठा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर के बीच। एक पीस ट्रीटी थी, लेकिन इसको नल और वॉइड कर दिया गया। क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसने सारी अथॉरिटी पीस और वार की किसको डाल दी थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डाल दी थी। इसके बिना कोई भी पीस और वार की ट्रीटी साइन नहीं की जा सकते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नंबर 4 पॉइंट है, जो गवर्नर जनरल काउंसिल है बनाई गई, गवर्नर जनरल काउंसिल बनाएगी, ठीक है, जिसमें 4 मेंबर थे प्लस एक गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसके बाद एक अगला पॉइंट था जो रेगुलेटरी एक्ट में लाया गया था 1773 में, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पे? एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले जो CJI थे, चीफ जस्टिस थे, टोटल इसमें 3 जज थे, एक चीफ जस्टिस था, एलिजाबेथ ईबे, ऐसा कुछ नाम है उनका, आप एलिजाबेथ ईबे याद रखें। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। इसी दौरान कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और जिसके पहले CJI थे सर एलिजाबेथ ईबे, इतना याद रखें, वही बहुत है। कई बार क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि स्टेटमेंट दे देता है कि ये थे और ये राइट है या रॉन्ग है, ऐसा स्टेटमेंट कई बार आ जाता है। लेकिन जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का एक लूप होल भी था, इसमें डिफाइन नहीं किया गया था इसका एरिया, जो इसका एरिया कहाँ तक होगा और कौन कौन इसके अंडर आएंगे। और जो इसकी स्थापना की गई थी सिर्फ इंग्लिश के मुकदमे लड़ने के लिए, जो इंग्लिश रेजिडेंट्स थे इंडिया में, उनके मुकदमे लड़ने के लिए की गई थी। ये सिर्फ उनके मुकदमे की सुनवाई करेगा। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था। क्या हुआ कि बैन लगा दिया गया, किस चीज़ पे? गिफ्ट पे, गिफ्टों पे बैन लगा दिया गया पूरी तरह, कि भी कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर है किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेगा, क्योंकि वो गिफ्ट के ही तौर पे ब्राइब लेते थे और उनके लोगों के काम करते थे। और ब्राइब, करप्शन को कर्ब करने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था, और ये बैन लगाने के बाद उस पर कई हद तक लगाम लगाई गई। ठीक है, अब इसी दौरान कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार। वॉरेन हेस्टिंग रिफॉर्म भी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो 1773 के अराउंड ही वॉरेन हेस्टिंग, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए थे, उन्होंने किए थे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन इसके दौरान 2 इम्पोर्टेंट बैटल होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1775 से 1782 तक चला, जब तक 1782 में, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग ही थे। वॉरेन हेस्टिंग 1785 तक रहे थे, जब तक ट्रीटी ऑफ सालबाई नहीं हुई थी, सालबाई की संधि। ठीक है, इनमें मराठों की डिफीट नहीं हुई थी, कोई भी किसी से हारा नहीं था, दोनों ही इक्वल थे। ये एक पीस ट्रीटी के नाम से जानी जाती है, एक शांति संधि, ये एक शांति समझौता, जो किसके बीच हुआ था? नाना फडणवीस, जो मराठा पेशवा थे उस टाइम पे, फडणवीस
स्पेलिंग देख लेते हैं, और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। जो मराठा की तरफ से कौन थे? नाना फडणवीस, काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर वाले पेशवा थे, ठीक है, जिनके बीच में पीस ट्रीटी हुई थी। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो सेकंड वॉर है, वो इसी दौरान हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये वॉर किसके टाइम पे हुआ था, ठीक है। जो हुआ था सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, जो कि 7084 तक चला था। इसी बीच में जो मैसूर के शासक थे 7082 में हैदर अली उनकी मृत्यु हो गई थी। वो युद्ध में नहीं मरे थे, वो किसी और बीमारी से मर गए थे। उनके बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था, जो कि 1784 में, ये भी एक पीस ट्रीटी थी। जो मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, वो भी हारा नहीं था। वो ना ही अंग्रेज हार रहे थे, ना ही टीपू सुल्तान हार रहा था। ये भी एक पीस ट्रीटी थी, ये हुई थी 1784 में। इसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की संधि, ठीक है। ये सब दोनों ही जो बैटल हुए थे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हुए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव भी है। ये वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स और क्या नाम है स्टेट पीसीएस और एचसीएस और अलग जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशली जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज के, आईएएस आईपीएस के और यूपीएससी के प्रीलिम्स में, यहाँ से क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पुटअप होता है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बाद हम पेट्स इंडिया एक्ट करेंगे, फिर चार्टर एक्ट करेंगे, सारे एक्ट को करेंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं, कई बार वहाँ से पूछता रहता है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।